हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइजैक एसिमोव का एसे ऑन साइंस फिक्शन। आइजैक एसिमोव रशियन बोर्न अमेरिकन ऑथर थे और उन्होंने अपना नाम एसिमोव्स साइंस फिक्शन नामक बुक को भी दिया है, मैगजीन को भी दिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आइजैक एसिमोव ने इस एसे के अंदर हमसे डिस्कस किया है कि साइंस फिक्शन क्या होता है। तो पहले तो हम इस चीज को समझे, व्हाट इज साइंस फिक्शन। तो साइंस फिक्शन की बात करें तो ऐसी हर स्टोरी जिसमें कि साइंटिफिक एडवांसमेंट इतना ज्यादा है और उसका प्रयोग करके राइटर कोई कहानी हमें प्रस्तुत करने की कोशिश करे। सिंपल सा कुछ एक मूवीज का एग्जांपल आप दिमाग में रखिए, जैसे कि रावण मूवी आई थी या फिर रोबोट मूवी आई थी। ये साइंस पर बेस्ड फिक्शनल स्टोरीज है। तो ऐसी हर स्टोरी को साइंस फिक्शन कहा जाता है जिनमें कि साइंटिफिक एडवांसमेंट का प्रयोग करके फिर एक कहानी को प्रस्तुत किया जाए। अब साइंस फिक्शन को डिस्कस करने के पहले राइटर ने अपने एसे को, हम ये समझे कि एसे को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक एसे के अंदर तो वो प्री साइंटिफिक यूनिवर्स की बात करते हैं और दूसरे पार्ट के अंदर वो हमसे डिस्कस करते हैं एरा ऑफ साइंस फिक्शन को, या उस यूनिवर्स को जो कि साइंस फिक्शन वाला है। तो पहले हम बात करें साइंस फिक्शन के प्री साइंटिफिक यूनिवर्स की। अब प्री साइंटिफिक यूनिवर्स के अंदर वो हमसे कहते हैं कि जनरली हर हिस्ट्री जब हमारे सामने आती है या कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो वो एकदम से ऐसा नहीं है दैट प्रकट हो गई है, बल्कि वो धीरे धीरे डेवलप होकर के हमारे सामने आई है। तो डेवलप होकर के सामने आई है, इट मीन्स इसका कोई पास्ट है और उस पास्ट को हमें समझना होगा। तो प्री साइंटिफिक यूनिवर्स से उनका जो मतलब है वो है कि साइंस फिक्शन के पहले की स्टोरीज का यूनिवर्स कैसा था, या किस प्रकार की स्टोरीज को राइटर प्रस्तुत किया करते थे जो कि कुछ वंडर, थ्रिल, एक्साइटमेंट हमारे अंदर जागृत करती थी। तो ऐसी स्टोरीज के यूनिवर्स को उन्होंने क्या कहा है, प्री साइंटिफिक यूनिवर्स कहा है। स्टार्टिंग में वो हमें पहले बताते हैं कि ये जो साइंस फिक्शन है वो कितना पुराना है। तो कहते हैं 200 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। 1800 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के साथ ही क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता बढ़ी साइंस को लेकर के और साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेकर के। और साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेकर के जब जागरूकता बढ़ने लगी तो राइटर्स साइंस का प्रयोग अपनी स्टोरीज और राइटिंग के अदर फील्ड्स में करने लगे और इस तरीके से साइंस फिक्शन अस्तित्व में आने लगा। पर उसके पहले कौन सी स्टोरीज हुआ करती थी? तो राइटर हमें कहता है कि पर्टिकुलर पहले तो आप ये समझिए कि साइंस एक चाबी होती है। इस चाबी के जरिए हम इस पूरे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो ये बात कहते हुए हमें कहते हैं पर पहले जबकि लोग इस साइंस रूपी चाबी ही लोगों के हाथ में नहीं थी तो क्या सिचुएशन थी? लोगों को प्रकृति की न के बराबर जानकारी थी। परिणाम ये था कि ये मान लिया जाता था कि कोई गॉड और कोई ऐसा सुपर चीज है जो कि पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। और ये जो चीज है वो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल तो कर रही है और साथ ही साथ में क्या कर रही है, ये बता रही है कि कुछ एक चीजें हैं जो कि अचानक से हो रही है, तो वो क्यों हो रही है। ये कंट्रोलिंग पावर जो होती थी जनरली इन कहानियों में कैसी होती थी, सुपर ह्यूमन। उसे फॉर्म तो ह्यूमन दी जाती थी परंतु उसको जो है सुपर ह्यूमन बताया जाता था। उसमें कुछ स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, उसमें कुछ क्वालिटीज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होती थी इन स्टोरीज के अंदर। अब इसके बाद वो कहता है कि जब प्रकृति की मनुष्य को जानकारी नहीं थी तो हमने कुछ फॉर्मूलाज डेवलप कर लिए थे कि अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है। और जनरली ये फॉर्मूलाज काफी रीजनेबल भी होते थे। 80-90% केसेस में फॉर्मूलाज रीजनेबली साबित भी हो जाते थे और ये फॉर्मूलाज डेवलप करने वाले कुछ पर्टिकुलर लोग हुआ करते थे जो कि बताया करते थे कि भाई ये चीज नहीं करनी है, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। और इन फॉर्मूला डेवलप करने वाले लोगों पर हम बिल्कुल विश्वास किया करते थे क्योंकि उनकी बात सही भी साबित हो जाती थी। जैसे कि कोई घटना घटी है, प्राकृतिक आपदा आई है, कोई मुसीबत आ गई है, भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, तो ढूंढा जाता था कि देवता किस कारण से नाराज हो गए हैं हमसे और फिर उन्हें शांत करने की, प्लेकेट करने की उन्हें कोशिश की जाती थी। और अगर कोई व्यक्ति गलत होता, मतलब इतनी शक्तिशाली बताए जाते थे ये लोग
कि इन स्टोरीज के अंदर कि अगर कोई गलत व्यक्ति है तो उसको भी ढूंढ लेते थे वो अपनी शक्ति से। हालांकि थोड़ा सा अनरीजनेबल हमें आज के समय में लगता है, परंतु उस समय में इन चीजों को रीजनेबल तरीके से स्वीकार किया जाता था, क्योंकि ये बातें कई बार सही भी साबित हो जाती थी, तो इसलिए लोग स्वीकार भी करते थे। अब इस दुनिया को कंट्रोल करने वाली शक्ति को गॉड नाम दिया गया था, कि जो गॉड भी होता था वो बड़ा विम्सिकल सा बताया गया जाता था इन स्टोरीज में, कि नाराज हो जाएगा ये गलत किया तो, और भगवान को शांत करना, प्रार्थना करनी पड़ेगी, ये पूजा पाठ करनी होगी, इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट होती थी। अब वो एक जो चीज हमें बहुत अच्छी बोलते हैं कि जैसे आज के समय में सोशलॉजी है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे सोशल साइंसेस जो है ना, इनमें जितने भी रूल्स या फॉर्मूलाज बने हैं वो इतने रिलायबल नहीं है या इतने ऑथेंटिक नहीं है जितने कि प्योर जो साइंस सब्जेक्ट है उनके फॉर्मूलाज होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो प्री साइंटिफिक यूनिवर्स था, इसके फॉर्मूलाज थे, कभी सही भी साबित हो जाते, कभी गलत भी होते थे, तो ये समस्या रहती थी। अब आगे राइटर हमसे कहता है कि जैसे आज के समय में हमारे सामने साइंटिस्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय में कौन होता था, तो उस समय में होते थे पुजारी, पादरी, प्रीस्ट्स हुआ करते थे, और उसके अलावा कौन होते थे, विजार्ड्स, जादूगर, तांत्रिक, ये लोग हुआ करते थे, जो कि हमें ये बताते थे कि यहाँ गलती हुई है या यहाँ पर इस प्रकार से करना होगा तब सही होगा। तो एक तरह से साइंटिस्ट का रोल कौन अदा करते थे, ये प्रीस्ट्स वगैरह करते थे। और फिर उसके बाद वो हमें आगे कहते हैं कि पुरानी मिथ्स और लीजेंड्स में जो हीरो हीरोइन होते थे वो भी सुपर ह्यूमन हुआ करते थे। वो उनके पास उड़ने वाले घोड़े होते थे, उड़ने वाले कारपेट होते थे। उसके अलावा फिर वो हमें खुल जा सिमसिम, बंद हो जा सिमसिम, अली बाबा 40 चोर का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि इस तरीके की स्टोरीज हुआ करती थी पुराने समय में, और इन स्टोरीज में आज भी इतना इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट है, इतना थ्रिल है, वंडर है, कि हम जब इन स्टोरीज को पढ़ने बैठते हैं हमें बड़ा मजा आता है। वी एंजॉय दीज स्टोरीज वेरी मच। तो ये सब कुछ इन एंशियंट मिथ्स और लीजेंड्स का हमें ऑथेंटिक लगता है, वंडर क्रिएट करती है वो हमारे अंदर। तो ये खास बात थी प्री साइंटिफिक यूनिवर्स जो स्टोरीज का था उसमें। अब इसमें डिफरेंस क्या था, प्री साइंटिफिक जो मिथ्स और लीजेंड्स थी उनमें और आज के साइंस फिक्शन में, तो सिंपल सा कंटेंट में कोई अंतर नहीं है, कंटेंट तो सेम ही है हर स्टोरी का, कि एक नॉर्मल लेवल पर चलता है कंटेंट। अंतर कहाँ आता है, यूनिवर्स का अंतर आता है। प्री साइंटिफिक स्टोरीज, मिथ्स और लीजेंड्स का जो यूनिवर्स था वो, उसे कंट्रोल करने वाली शक्ति थी गॉड। पर आज साइंस फिक्शन का जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली शक्ति है नेचर। ये अंतर है, इस चीज को अच्छे से ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि जब आप पर्टिकुलरली इस ऐसे के बेस को समझ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस फिक्शन एंड मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स। तो मिथ्स एंड लीजेंड्स का जो यूनिवर्स होता था वो गॉड्स और अदर डिवाइन पावर्स से कंट्रोल होता था, जबकि साइंस फिक्शन के अंदर यूनिवर्स पर कंट्रोल किसका है, नेचर का कंट्रोल है। ये अंतर होता है। फिर पार्ट 2 पर आते हैं, और पार्ट 2 के अंदर ऐसे में हमसे राइटर जो डिस्कस कर रहा है वो ये कि साइंस फिक्शन क्या है। अब तो साइंस फिक्शन को आप कुछ डिफरेंट मत मानिए, राइटर हमसे कहता है साइंस फिक्शन कोई डिफरेंट चीज नहीं है, एक्चुअल में वो बेसिक जो स्टोरीज होती है उनके अंदर ही कुछ एडिशन होता है। साइंस फिक्शन इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि हम बेसिक किसी भी स्टोरी में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि हम एक नया साइंस फिक्शन प्रस्तुत कर देंगे। वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि साइंस फिक्शन नॉर्मल स्टोरी के अंदर या एक सामान्य स्टोरी के अंदर एडिशन है। फिर वो हमें अलग अलग तरह की स्टोरीज के एग्जाम्पल देते हैं। जंगल स्टोरी जिसमें कि जंगल की कहानी हो, पूरी जंगल लाइफ को प्रेजेंट किया गया हो। वेस्टर्न स्टोरी जिसमें कि वेस्टर्न नॉमेडिक अमेरिकन लाइफ हो, या फिर स्पोर्ट स्टोरी जिसमें खेलकूद, एथलेटिक गतिविधियां, कॉम्पिटिशन्स, ये सब कुछ हो, तो ये स्पोर्ट स्टोरी है, ये एक नॉर्मल कहानी हुई। पर अगर हम इसमें साइंस को ऐड कर साइंस फिक्शन बनाते हैं इनको, तो हम केवल साइंस ऐड करते हैं, बेस वो का वो ही रहता है। जैसे कि अगर हमें एक स्पोर्ट स्टोरी को साइंस फिक्शन बनाना है तो हम क्या बता देंगे कि स्पेस के अंदर कोई गेम हो रहा है, इधर से उधर गन्स वगैरह चल रही हैं, इस तरीके की चीजों का यूज करके फिर कहानी को डेवलप किया जाएगा। अगर आप लोगों को अवतार मूवी याद हो, या फिर वो अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया रोबोट मूवी है, या फिर इस तरीके की जो मूवीज है, इनमें क्या है, साइंस का यूज इसी प्रकार से एक बेसिक लव स्टोरी है और उसके पीछे एक
साइंस को बेस बना दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें हुआ करती है साइंस फिक्शन में। इसके अलावा फिर वो हमसे कहते हैं कि हर कहानी को हम थोड़ा सा एडिशन करना है और साइंस फिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद वो हमें जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल नामक राइटर के कमेंट पर हमारा ध्यान ले जाते हैं। जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल ये मानते थे कि साइंस फिक्शन एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विधा है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये जो है साथ ही साथ में जो ध्यान रखने की कहते हैं कि हर स्टोरी को हम आसानी से साइंस फिक्शन में बदल सकते हैं। किस स्टोरी को हम साइंस फिक्शन में नहीं बदल सकते? जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल का मानना था कि केवल मिस्ट्री स्टोरीज ऐसी होती है जिन्हें कि हम साइंस फिक्शन में नहीं बदल सकते। राइटर यहाँ पर हमसे कहते हैं कि मैं जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल का बड़ा सम्मान करता हूँ, वो एक बहुत ही जाने माने साइंस फिक्शन के एडिटर रहे हैं और बहुत ही अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति थे, परंतु मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि एक मिस्ट्री स्टोरी को साइंस फिक्शन में नहीं बदला जा सकता। वो हमसे कहते हैं कि हर स्टोरी को साइंस फिक्शन में बदला जा सकता है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि वो जो साइंस का बेस हम ले रहे हैं वो ऑथेंटिक हो और रीडर के समझ के अंदर हो। अगर वो रीडर के समझ के बाहर है, राइटर की समझ के बाहर है और फिर उसका यूज किया जा रहा है, देन इट इज अनफेयर। वो हमें एग्जाम्पल देते हैं शर्लॉक होम्स के एक डिटेक्टिव स्टोरी का। शर्लॉक होम्स आप लोगों को सबको पता है ऑर्थर कॉनन डॉयले के द्वारा क्रिएट एक फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर है और उनकी डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत सारी आती हैं। तो एक तरह से साइंस फिक्शन में उनकी वो सारी डिटेक्टिव स्टोरीज आती है जिसमें कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में साइंस का यूज करके फिर समस्या को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर भी वॉटसन और होम्स के कन्वर्सेशन को उन्होंने स्टोरी इस ऐसे के बीच में डाला है, जहां पर कि होम्स वॉटसन को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने क्यू रेज की मदद से कुछ चीजें देख ली और परिणाम ये हुआ कि वो केस को इजीली सॉल्व कर पाए। तो ये क्यूरेज उस समय तक अस्तित्व में नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने क्यूरेज शब्द का यूज किया, तो ये गलत है। उनका ये मानना है कि ठीक है, साइंस के जरिए कोई समस्या सॉल्व की गई, कोई केस सॉल्व किया गया, इट वाज ओके, परंतु हमेशा राइटर ये कोशिश करे कि जो चीजें वो साइंस फिक्शन के अंदर बता रहा है वो पहले तो रीडर को भी क्लियर हो और उसके खुद के दिमाग में भी वो कंसेप्ट क्लियर हो, तब वो अपने रीडर के सामने उनको प्रस्तुत करे। अगर राइटर खुद किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज्ड है तो परिणाम ये होगा कि वो एक ब्लूपर क्रिएट कर देगा। ब्लूपर का क्या मतलब है? कंफ्यूजिंग स्टोरी बना देगा जिसमें कि रीडर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा और इवन जो ऑथर है वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि उसे भी मन ही मन में पता है दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, उसने सही नहीं किया है, कुछ गड़बड़ उससे हो गई है। तो ये होना चाहिए साइंस फिक्शन का आधार की मिस्ट्री स्टोरी में जब भी साइंस का यूज किया जाए तो साइंस की हर टर्म को ढंग से देखा जाए, समझा जाए और फिर यूज किया जाए। इसके बाद वो हमें जॉन डिकिंसन कार का एग्जाम्पल देते हैं। जॉन डिकिंसन कार एलिमेंट, एंटीमनी और कंपाउंड का अंतर नहीं जानते थे, परंतु फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी स्टोरीज में इनको यूज किया। अब स्टोरीज में इनको यूज किया तो निश्चित रूप से क्योंकि खुद क्लियर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी क्या हुई, कंफ्यूजिंग हो गई। इसके बाद वो हमें डोरोथी सेयर्स का एग्जाम्पल देते हैं। डोरोथी सेयर खुद ये स्वीकार करती है कि उन्हें साइंस की इतनी जानकारी नहीं है और साथ ही साथ में वो ये भी बताती है कि थायराइड हार्मोन की उनको जो हल्की फुल्की जानकारी थी उसको यूज करके उन्होंने एक स्टोरी लिखी, परंतु थायराइड हार्मोन जो है उसके बारे में आप लोगों को मैंने आप लोगों को पता होगा कि थायराइड हार्मोन जो होता है वो बेसिक होता है हमारी हाइट ग्रोथ में। तो डोरोथी सेयर्स जो थी उन्होंने इस टर्म को अपनी इस नॉलेज के आधार पर अपनी स्टोरी में यूज किया, पर ये जो थायराइड हार्मोन का यूज उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर बताया वो इतना फास्ट था कि कोई बिलीव ना करे। तो इस तरीके से अनफेयर यूज राइटर को अपनी स्टोरी के अंदर नहीं करना चाहिए साइंस का, वो ये कहते हैं। उसके बाद जॉन डब्ल्यू कैम्पबेल को वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा उन्हें शांत करने के लिए अपनी दो स्टोरीज के नाम देते हैं वो साइंस फिक्शन की ही। एक स्टोरी का नाम है द केव्स ऑफ स्टील और दूसरी स्टोरी का नाम है द नेकेड सन। इन दोनों स्टोरीज का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वो मेरी इन दो स्टोरीज को पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि साइंस फिक्शन किस प्रकार से मिस्ट्री के लेवल पर भी काम करता है और साइंस फिक्शन स्टोरीज कितनी अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पर वो अपने ऐसे को कंप्लीट करते हैं। साइंस फिक्शन का वो कहते हैं कि थोड़ी सी लिमिट होती है, उस लिमिट को अगर व्यक्ति क्रॉस करता है तो लिमिटेशंस
जब भी साइंस के अंदर साइंस की लिमिटेशंस आप क्लियर नहीं करेंगे और डायरेक्ट उसे यूज करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी गड़बड़ियां करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि साइंस फिक्शन का जब आप यूज करें तो ये ध्यान रखें कि साइंस फिक्शन के अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई ब्लूपर क्रिएट ना करें, ऑथेंटिक चीजों का यूज करें या फिर राइट इस तरीके से एक्सप्लेन करके अपनी कहानी को बनाएं कि रीडर आपसे सहमत हो या आपकी बात को समझ पाए, तब कहीं जाकर के आप एक अच्छा साइंस फिक्शन बना पाएंगे। इन दोनों का भी नाम ध्यान रखिएगा, द केव्स ऑफ स्टील एंड द नेकेड सन, क्योंकि ये दोनों उनकी रचनाएं हैं। और क्योंकि 12th वाले जो बच्चे हैं उनके तो एक एक लाइन के फिल इन द ब्लैंक और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते थे, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ही वो अपने ऐसे को भी कंप्लीट करते हैं और इस ऐसे के अंदर उन्होंने जो हमें एक चीज बहुत अच्छी बताई है वो यही कि साइंस फिक्शन कैसे डेवलप हुआ, एक तरह से प्री साइंटिफिक एरा से लेकर के अभी तक साइंस फिक्शन किस तरीके से डेवलप होकर के हमारे सामने आया है, इस चीज को भी उन्होंने डिस्कस किया है। मेरा ये ऐसे का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और भी कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।